Hello everyone, welcome back to our YouTube channel RNCC Nursing Online Coaching and Online Test Series। तो जैसा कि आप सभी को पता है, अभी अपनी क्लासेस चल रही है, वो अभी करंटली स्टार्ट किया अपन ने पीजीआई एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अभी जो इससे पहले चल रही थी वो थी एसजीपीजीआई के लिए क्लासेस थी, अभी हम करा रहे हैं पीजीआई के लिए। तो क्वेश्चन सारे हम वही चूज करते हैं जो एमसीक्यूज पीजीआई के अंदर पूछे गए हैं लास्ट या कुछ 2-3 पेपर्स के अंदर, और उन्हीं टॉपिक्स को हम क्या करेंगे यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ताकि वो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तभी पीजीआई वालों ने उन टॉपिक्स में से क्वेश्चन बनाए होंगे, तो उन टॉपिक्स को भी हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, साथ साथ में क्वेश्चन भी पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो यही पैटर्न रहेगा अपनी क्लास का। कुछ 30 मार्च को एग्जाम है, तो कुछ 4-5 क्लासेस हो जाएगी, तो उसके अंदर से होपफुली आपको कुछ क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। फर्स्ट एमसीक्यू अपनी क्लास का आज, मेजर कोज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया। इंडिया के अंदर ब्लाइंडनेस का मेजर कोज क्या है? ग्लूकोमा, रिफ्रैक्टिव एरर्स, कॉर्निया ब्लाइंडनेस या फिर कैटरेक्ट। मेजर कोज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया इज ग्लूकोमा, रिफ्रैक्टिव एरर, कॉर्निया ब्लाइंडनेस एंड डी कैटरेक्ट। तो देखिए इसका आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। डी क्या है? मेजर कोज है ब्लाइंडनेस का इंडिया के अंदर। तो कैटरेक्ट किसको कहते हैं? तो कैटरेक्ट से कुछ एमसीक्यू बनते हैं। तो देखिए कैटरेक्ट क्या होता है? क्लाउडी ओपेसिटी ऑफ लेंस, क्लाउडी ओपेसिटी ऑफ लेंस that distorted the image formation on retina, result vision loss, ठीक है। तो कैटरेक्ट के अंदर क्या होता था? लेंस का जो ओपेसिटी होती है वो कैसी हो जाती है? क्लाउडीनेस हो जाना लेंस का, वो क्या कहलाता है? कैटरेक्ट। अब देखिए कुछ एमसीक्यूज हैं, वो अपन सोल्व कर लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट एमसीक्यू, मेन कोज ऑफ कैटरेक्ट, मेन कोज ऑफ ब्लाइंडनेस इन एडल्ट। एडल्ट के अंदर बात करते हैं, मेन कोज ऑफ ब्लाइंडनेस का क्या है? कैटरेक्ट। एमसीक्यू बने हुए हैं इन सब पे। सेकंड, मेन कोज ऑफ ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रंस। तो चिल्ड्रंस के अंदर क्या है? विटामिन ए डिफिशियंसी। नेक्स्ट एमसीक्यू, ग्लोबल कोज ऑफ ब्लाइंडनेस क्या है? ग्लोबल कोज ऑफ ब्लाइंडनेस इसको कहते हैं ग्लूकोमा को। अभी अपन ग्लूकोमा भी सोल्व करेंगे, क्योंकि ऑप्शन के अंदर ग्लूकोमा भी है अपने यहाँ पे। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू, कम्युनिकेबल डिजीज कोज ब्लाइंडनेस। तो ये कौन सी आती है? ट्रैकोमा। ओके। तो ये कुछ ब्लाइंडनेस कौन सी स्टेज में, कौन से एज ग्रुप के अंदर किस वजह से हो रहा है, वो भी हमने सोल्व कर लिया। साथ साथ में कैसे कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी है वो ब्लाइंडनेस करवाता है, कैसे ग्लूकोमा है वो भी ब्लाइंडनेस करवाता है, ये भी अपन सोल्व कर लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू क्या बनता है? ब्लाइंडनेस के लिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है? फंड देती है। तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम एक बार पूछा गया था, तो डानिडा, ठीक है। डानिडा क्या करती है? फंड देती है ब्लाइंडनेस क्योर के लिए, ठीक है, कंट्रीज को। तो इसकी क्या फुल फॉर्म है? डेनिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ठीक है। डेनिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन ये किसके लिए होती है? ब्लाइंडनेस के लिए फंड प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट, फंड प्रोवाइड फॉर टीबी। ऐसी एक संस्था बनाई गई टीबी के लिए, उसका क्या नाम है? सीडा। तो सीडा की क्या फुल फॉर्म है? स्वीडिश इंटरनेशनल, ठीक है। स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंटल एसोसिएशन किसके लिए बनाया गया था? टीबी फंडिंग के लिए, ठीक है। इसके बाद में देखिए कुछ और एमसीक्यूज हैं जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। सनफ्लावर कैटरेक्ट, सनफ्लावर कैटरेक्ट होता है
वो अगर जैसे कैटरेक्ट के जो आई के अंदर जो है वो कोर्निया के अंदर येलोविश रिंग बन जाती है, ठीक है, लेंस के पास में यहाँ पे जो येलोविश रिंग का डेवलपमेंट हो जाना, ये कौन सी कंडीशंस के अंदर होता है, तो ये होता है विल्सन डिजीज, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, कॉपर का अकुमुलेशन हो जाना, इसके लिए इसकी वजह से क्या होता है, येलोविश रिंग बन जाती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सनफ्लावर कैटरेक्ट। इसके बाद में नेक्स्ट एमसीक्यू क्या बनता है, देखिए, ब्लू डॉट कैटरेक्ट। ब्लू डॉट कैटरेक्ट क्या होता है, जो कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम होता है बच्चों के अंदर, ठीक है, अगर मदर के अंदर रूबेला पॉजिटिव रहती है तो उसके अंदर बच्चे के अंदर ब्लाइंडनेस देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसलिए रूबेला अगर किसी मदर को होता है तो प्रेगनेंसी वहाँ पे कंसीव नहीं करनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फेटल जो सिम्टम्स वगैरह हैं वो कंडीशंस कंजेनाइटिकली बच्चे में पैदा हो रहती है। तो देखिए उसकी वजह से क्या बच्चे के अंदर कैटरेक्ट हो जाता है, तो वो देखने में कैसा रहेगा, ब्लू डॉट कैटरेक्ट। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू क्या बनता है, कॉलीफ्लावर कैटरेक्ट, ठीक है। कॉलीफ्लावर कैटरेक्ट है, ये किस लिए बनता है, ये स्टेरॉइडल आई ड्रॉप रहते हैं उनकी वजह से बनता है, स्टेरॉइडल आई ड्रॉप एक्सेसिव यूज, ठीक है। तो ये कुछ खूब सारे टाइप्स हैं जो हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट एक टाइप होता है क्या, सेनाइल। तो सेनाइल कैटरेक्ट क्या होता है, एज रिलेटेड, ठीक है। तो मोस्टली जो कैटरेक्ट का टाइप कौन सा है, सेनाइल कैटरेक्ट रहता है, जो एज के साथ साथ में यहाँ पे अफेक्ट करता है पर्सन टू पर्सन को, ओके। तो ये हो गए कुछ बेसिक से एमसीक्यूज हमारे कैटरेक्ट से रिलेटेड। अभी कुछ इसकी सर्जरी कि भाई कैटरेक्ट के केसेस के अंदर हम कौन कौन सी सर्जरी परफॉर्म करते हैं, तो देखिए ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। मोस्टली अपन ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट। तो सर्जिकल में अपन क्या करते हैं, लेंस का अपन क्या करते हैं, इम्प्लांट करते हैं। तो लेंस इम्प्लांट की दो मोस्ट कॉमन सर्जरी होती है। फर्स्ट होती है EOLI, इसका क्या नाम है, एक्स्ट्रा ओक्यूलर लेंस इम्प्लांट, ठीक है। तो ये ही क्या होती है, मोस्ट कॉमन होती है, ठीक है। कैटरेक्ट के लिए मोस्ट कॉमन सर्जरी क्या है, एक्स्ट्रा ओक्यूलर लेंस इम्प्लांट सर्जरी। दूसरी दूसरी इंपॉर्टेंट क्या है, IOLI इंट्रा कैप्सुलर लेंस इम्प्लांट। थर्ड वन क्या है, फिको इमल्सिकेशन, ठीक है। ये सर्जरी भी अपन कैटरेक्ट के लिए प्रोवाइड करवाते हैं। तो यहाँ पे अपना हो जाए कैटरेक्ट कंप्लीट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन के आंसर, क्या हो गया, कैटरेक्ट जो कि क्या है, मेजर कोज है ब्लाइंडनेस का। इसके बाद में हम बात करते हैं किसी ग्लूकोमा की। ग्लूकोमा से भी काफी क्वेश्चन बनते हैं। ग्लूकोमा क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन तो वही अपने सोल्व किया था अभी, मेजर कोज फॉर ग्लोबल ब्लाइंडनेस। इसके बाद के में क्या होता है, इसको साइलेंट ऑफ थेफ्ट भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो साइलेंटली ये क्या करता है, पर्सन को अंधा कर देता है, पर्सन को ब्लाइंड कर देता है, ठीक है। तो ये कौन सा, अभी कौन से टाइप को साइलेंटली बोलते हैं, कौन से टाइप को इमरजेंसी बोलते हैं, ये भी अपन सोल्व कर लेंगे। देखिए ग्लूकोमा के अंदर क्या होता है, सबसे पहले तो एक इस प्रकार की डिजीज है, क्रोनिक प्रोग्रेसिव इरिवर्सिबल डिजीज होती है ग्लूकोमा, ठीक है। अब इसके अंदर होता क्या क्या है, सबसे पहला रीजन क्या है, ड्यू टू इंक्रीज या फिर एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर, ठीक है। एक्वस ह्यूमर का जो फ्लूइड का एक्सेसिवली प्रोडक्शन होना, उसकी वजह से जो क्या है, वो जो रेटिनल लेयर है वो कंप्रेस होकर वहाँ पे ब्लाइंडनेस की कॉज कर सकता है। दूसरा क्या है यहाँ पे, उसमें इसकी वजह से क्या होता है कि इंटरनल आई का यहाँ पे क्या होता है ना, प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। दोनों रीजन ही क्या करते हैं, आई का प्रेशर बढ़ा, जो इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर है वो बढ़ा देते हैं दोनों ही कंडीशन के अंदर। सेकेंडली ड्यू टू डिक्रीज आउटफ्लो, ठीक है। प्रोडक्शन तो नॉर्मल हो रहा है बट इसका आउटफ्लो जो है वो डिक्रीज हो गया है, वो अच्छे से नहीं हो पा रहा, तो उससे भी क्या हो जाएगा, लीड टू इंक्रीज इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर, ये बढ़ा देगा, ठीक है। जो कि आगे जाके धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ब्लाइंडनेस का कोज बन जाती है। इंट्राओक्यूलर प्रेशर कंटिन्यूसली अगर बढ़ा हुआ रहेगा तो ये धीरे धीरे जो पर्सन को है ब्लाइंड कर देगा। अब इसके देखिए दो टाइप होते हैं, टाइप ए एंड टाइप
बी। टाइप ए कौन सा है? प्राइमरी ओपन एंगल। ठीक है, ओपन एंगल, एंगल का मतलब आप समझ रहे हो कि ये अपना जो एंगल है इससे क्या हो रहा है कि एक्वस ह्यूमर का फ्लो यहाँ पे निकलता है इस एंगल के बीच में से, तो वो क्या है कि ड्रेन होता रहता है। तो ठीक है, इसे इसमें तो क्या है कि जो एंगल है वो क्या है, ओपन है, एक्वस ह्यूमर का फ्लो है वो भी आराम से जा रहा है, बट आई के अंदर क्या हो रहा है, एक्सेसिवली ओवर प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, ये हो गया प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा। दूसरा क्या है, ये जो एंगल है, एंगल हो गया क्लोज, इसकी वजह से जो भी यहाँ पे जो फ्लूइड बना है, नॉर्मल फ्लूइड बनो चाहे एबनॉर्मल बनो, तो जो भी फ्लूइड बना है ये क्या करता है, एंगल से बाहर नहीं निकल पाता है। ठीक है, तो इंटरनली वो फ्लूइड एक्यूमुलेट होकर क्या कर देता है, आई का प्रेशर बढ़ा देता है। तो ये वाला कंडीशन कौन सा आता है, एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। ठीक है, तो अब जो एंगल क्लोजर ग्लूकोमा है वो एक प्रकार की क्या है, मेडिकल इमरजेंसी है। ठीक है, इसके अंदर ट्रीटमेंट नहीं होगा तो पर्सन जो है वो सडनली ब्लाइंड हो सकता है। अब देखिए प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा की बात कर लेते हैं अपन। तो ये सबसे पहला क्या है, मोस्ट कॉमन टाइप के अंदर आता है ये। इसके बाद में इसके अंदर क्या होता है, एक्सेसिव प्रोडक्शन हो जाता है किसका, एक्वस ह्यूमर का। इसके बाद में इसके अंदर क्या होता है, नो पेन। ठीक है, किसी प्रकार का पेन नहीं होता है प्राइमरी ओपन, क्योंकि जो फ्लूइड का है वो धीरे धीरे बाहर निकलता रहता है, क्योंकि आउटफ्लो डिस्टर्ब नहीं है इसके अंदर, एंगल है वो ओपन है। ठीक है, जो भी बट एक्सेसिव प्रोडक्शन हो रहा है तो धीरे धीरे, इसी को हम क्या बोलते हैं, साइलेंट थेफ्ट ऑफ आई। साइलेंट थेफ्ट ऑफ आई किसको बोला, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा को। इसके अंदर विजन बनता है वो कैसा बनता है, यहाँ से एमसीक्यू बनता है, हालांकि सारे एमसीक्यू पूछ सकते हैं आपसे, बट मोस्ट कॉमन एमसीक्यू क्या बनता है इसके अंदर, टनल विजन। तो टनल विजन, जैसे टनल जैसा विजन देखने को मिलता है किसके अंदर, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा के अंदर। तो टनल विजन बन रहा है तो मतलब क्या हो गया, आपका जो पेरीफेरी जो विजन है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, जैसे पेरीफेरी विजन ये क्या है, टनल है, इसके सराउंडिंग क्या रहेगा, यहाँ पे पेरीफेरी विजन है वो क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया, और पर्सन को केवल बीच में से हल्का हल्का दिखाई दे रहा है, बट सराउंडिंग का वो नहीं देख पाता है। तो ये किस प्रकार विजन हो गया, टनल विजन किसमें देखने को मिलता है, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा के अंदर। दूसरी अपन बात कर लेते हैं किसकी, एंगल क्लोजर की। सबसे पहला एमसीक्यू, मेडिकल इमरजेंसी है। ठीक है, कभी भी अपन एट्रोपिन नहीं देते, एट्रोपिन क्या करता है, पिपिल डायलेट करता है तो एंगल को क्या करवा देगा, क्लोज करवा देगा, तो जो एट्रोपिन अपन नहीं देंगे। ठीक है, तो फिजियोस्टिग्माइन अपन दे सकते हैं, क्योंकि वो क्या है, एट्रोपिन का एंटीडोट है। तो ये भी अपन बात कर लेंगे, ड्रग के बारे में पढ़ेंगे तब। तो देखिए ये सबसे पहला कि ये क्या है, मेडिकल इमरजेंसी है। ये क्या है, सेकेंड ये इसके अंदर क्या होता है, पेनफुल कंडीशन रहती है ये। ठीक है, फोटोफोबिक हो जाता है, जो पेशेंट है वो क्या होता है, फोटोफोबिक हो जाता है। और इसके अंदर क्या होता है, आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, आउटफ्लो में क्या होना, ऑब्स्ट्रक्शन होना। नेक्स्ट इसके अंदर विजन कैसा बनता है, सेंट्रल विजन अफेक्ट होता है, सेंट्रल विजन अफेक्ट होता है कौन से केस के अंदर, एंगल क्लोजर ग्लूकोमा के अंदर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की। ग्लूकोमा का डायग्नोसिस है दोनों का ही। ठीक है, तो डायग्नोसिस के अंदर क्या करते हैं, टोनोमीट्री, जो भी आईजीपीजे के एग्जाम के अंदर पूछा गया था, डायग्नोसिस इंट्राओक्यूलर प्रेशर को मापने के लिए क्या करते हैं, टोनोमेट्री करवाते हैं। ठीक है, अब टोनोमेट्री को भी तीन तरीके से अपन मेजर कर सकते हैं। देखिए अर्ली मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग क्या रहता है, आईओपी का जो लेवल है वो क्या रहता है, बढ़ा हुआ रहता है। आफ्टरनून क्या रहता है, आईओपी का लेवल वो रहता है नॉर्मल रेंज में। एंड इवनिंग में क्या रहता है, आईओपी का लेवल होता है डिक्रीज रहता है। तो मोस्ट कॉमन टाइम टू असेस टोनोमेट्री कब करना चाहिए, आफ्टरनून में करना चाहिए, एमसीक्यू बना हुआ है। इसके बाद में और क्या क्या अपन कर सकते हैं, गोनियोस्कोप से असेस कर सकते हैं। गोनियोस्कोप से अपन क्या असेस करेंगे, एंगल का, एंगल बिटवीन कॉर्निया एंड स्क्लेरा के बीच का जो एंगल है, तो वो एंगल क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो अपन उसको अपन गोनियोस्कोप की मदद से अपन असेस कर सकते हैं। अब इसके अंदर देखिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या रखेंगे अपन, टिमोलोल। ठीक है, टिमोलोल रखेंगे। ये किसके लिए है, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा के लिए अपन क्या रखेंगे, टिमोलोल रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन रख सकते हैं लेंटेनोप्रास्ट। और ये किसके लिए आ जाएगा, प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा के लिए क्या आ जाएगा, लेंटेनोप्रास्ट, जो क्या है प्रोस्टाग्लैंडिन्स की ड्रग है। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग ड्रग कौन सी है, लेंटेनोप्रास्ट, जो किसमें काम आ जाएगी, एंगल क्लोजर में। और एंगल ओपन में टिमोलोल। ये क्या कर देगी, जो बीटा एडर्जिक ब्लोकर होती है, ये अपनी जो बॉडी का जो फ्लूइड प्रोडक्शन है वो डिक्रीज कर देगी, फ्लूइड प्रोडक्शन है वो डिक्रीज कर देगी। और देखिए ये अस्थमा के अंदर, कंजस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर ये क्या रहती है,
कॉन्ट्रा इंडिकेट रहती है, ठीक है, टिमोलोल ध्यान में रखना, एमसीक्यू बनता है। तो अस्थमा एंड कंजस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर ये क्या रहती है, कॉन्ट्रा इंडिकेट रहती है, ठीक है। अब देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्या बनता है, ग्लूकोमा के अंदर हमें कभी भी नॉट यूज ऑफ एट्रोपिन, एट्रोपिन का यूज में नहीं करना है, ठीक है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि क्या करवा देगा, प्यूपिल का डायलेट करवा देगा, डायलेट करवा देगा तो क्या हो जाएगा, एंगल जो है वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो एट्रोपिन को अपन कभी यूज में नहीं लेते हैं। एट्रोपिन का एंटीडोट क्या होता है, ये भी एमसीक्यू पूछा जाता है। तो एंटीडोट क्या हो जाता है, फिजियोस्टिग्माइन। ओके, तो ये हो गया क्या, ग्लूकोमा कंप्लीट हो गया। अब देखिए बात करें सर्जरी की, सर्जरी इसके अंदर आप क्या करवा सकते हो, ट्यूबरकुलोप्लास्टी करवा सकते हो, कैनुलोप्लास्टी करवा सकते हो एंगल के लिए, एंगल को जो है तो आप जो कैनाल है वो आप वापस रीओपन करवा सकते हो। कैनाल ऑफ स्लेम आपने पढ़ा होगा, तो आप उसको वापस रीओपन करा सकते हो, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्या है, रिफ्रैक्टिव एरर्स। तो रिफ्रैक्टिव एरर्स के अंदर अपन क्या पढ़ते हैं कि आई के अंदर जो विजन प्रॉब्लम्स होती है उनको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव एरर्स, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में। तो इसको क्या कहते हैं, दूसरा नाम क्या है इसका, एमेट्रोपिया। रिफ्रैक्टिव एरर होना एमेट्रोपिया, एंड नो रिफ्लेक्टिव एरर इसको हम क्या बोलते हैं, नो रिफ्लेक्टिव एरर इसको अपन क्या बोलते हैं, यूमेट्रोपिया। मतलब नॉर्मल आई, कोई इस प्रकार का रिफ्लेक्टिव एरर नहीं है, उसको यू लग जाता है किसी भी चीज के आगे, उसको अपन क्या बोलते हैं, नॉर्मल कंडीशन। एंड एमेट्रोपिया, डिसमेट्रोपिया, तो मतलब ये क्या हो गया, डिसमेट्रोपिया टर्म नहीं है बट टर्म कौन सी है, एमेट्रोपिया। तो ये क्या है, अब नॉर्मल कंडीशन है। तो देखिए रिफ्लेक्टिव एरर की अपन बात करते हैं, तो सबसे पहला रिफ्लेक्टिव एरर कौन सा आता है, मायोपिया। तो मायोपिया के अंदर क्या होता है, नियर साइटनेस हो जाता है, ठीक है। तो अब मायोपिया के अंदर कौन सा लेंस काम में लेता है, ये एमसीक्यू है, तो कॉनकेव, ठीक है। मायोपिया के अंदर कौन सा लेंस काम में लेते हैं, कॉनकेव लेंस। दूसरा क्या है, मायोपिया हो गया, मायोपिया के बाद में हाइपर मायोपिया, ठीक है। जहां मुझे जगह मिल रही है वहां पे मैं देख रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा टाइम भी कम है, एग्जाम भी नियर बाई आ गया, तो यहीं पे अपन सोल्व कर लेते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, कौन सा लेंस काम में लेते हैं, कॉन्वेक्स। एमसीक्यू बनते हैं इससे, ध्यान में रखना, ठीक है। थर्ड इसके बाद में क्या होता है, प्रेस बायोपिया। तो प्रेस बायोपिया के अंदर क्या होता है, अबनॉर्मल कर्वेचर, अबनॉर्मल कर्वेचर हो जाता है, ठीक है। इसके अंदर कौन सा लेंस लेते हैं, सिलेंड्रिकल। इसके बाद में फोर्थ वन एरर कौन सा है, एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है। तो ये कौन से हो गए अपने रिफ्रैक्टिव एरर्स। अपने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, कैटरेक्ट। अभी मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। बहुत सारे एमसीक्यू हमने सोल्व कर लिए ऐसे एक क्वेश्चन से, चार टाइप की हमने डिजीज पढ़ ली है। आई को अपन ने मोस्ट कॉमनली यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, आई डिसऑर्डर्स को, ठीक है। एमसीक्यू बनता है पीजीआई के अंदर, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट एमसीक्यू, इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस इज कंप्लीटेड बाय, इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस है जो वो कंप्लीट कब हो जाता है, इसकी प्रोसेस कंप्लीट कब होती है, 6 वीक पे, 8 वीक पे, 12 वीक पे, 16 वीक पे, ठीक है। अभी अपन थोड़ा फास्ट चलेंगे। तो देखिए इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस होता है क्या, सबसे पहले तो सिंपल लैंग्वेज समझे तो प्रेग्नेंट यूट्रस रिटर्न टू प्री प्रेग्नेंट स्टेज, इसको हम क्या कहते हैं, इन्वोल्यूशन, ठीक है। और अगर ये सही से नहीं जा पाता है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, सब इन्वोल्यूशन, ठीक है। सही से नहीं जा पाता है, वापस अपनी प्री प्रेग्नेंट स्टेज में टाइमली नहीं पहुंच पाता है, इसको हमने क्या बोलते हैं, सब इन्वोल्यूशन। और ये क्या है, इन्वोल्यूशन। देखिए अब ये होता किस प्रकार है, सबसे पहले इसका आंसर क्या है, कंप्लीट कब हो जाता है, तो कंप्लीट हो जाता है हमारा ये 6 वीक तक क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। अगर आपसे रेंज पूछे तो 4 to 6 वीक, अगर आपको 4 भी मिले 6 भी मिले आंसर में, तो किसको करेक्ट मानना है, 6 वीक को। ओके, नेक्स्ट इससे क्या एमसीक्यू बनता है, इमीडिएटली आफ्टर बर्थ जो वो यूट्रस कहाँ पे रहता है, तो 2 सेंटीमीटर बिलो अम्बिलिकस, ठीक है। इमीडिएटली कहाँ रहता है, एमसीक्यू बना हुआ है, इमीडिएटली आफ्टर बर्थ यूट्रस कहाँ मेजर होता है, 2 सेंटीमीटर बिलो अम्बिलिकस। नेक्स्ट एमसीक्यू बनता है आफ्टर 12 आवर। तो आफ्टर 12 आवर जब आप असेस करोगे यूट्रस को, तो यूट्रस कहाँ मिलेगा, 1 सेंटीमीटर अबो अम्बिलिकस। ये मैं बात करता हूँ, एक तो यहाँ पे आपने देखा इमीडिएटली आफ्टर एंड आफ्टर 12 आवर। इसके बाद में 6 to 7 पोस्ट पार्टम डे पे,
कहाँ मिलता है यूट्रस हमें? फंडस एंड सिम्पसिस प्यूबिस के हाफ वे में। इसके बाद में आफ्टर 1 वीक, आफ्टर 1 वीक टू 10 डेज यूट्रस हमें कहाँ देखने को मिलेगा? ट्रू पेल्विस के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ एमसीक्यूज है जो देखा जा सकता है कि आपको पूछ ले कि यूट्रस है वो ट्रू पेल्विस में कब देखने को मिलता है, तो आफ्टर 1 वीक टू 10 डेज एंड यूट्रस नॉट पाल्पेबल इनटू एब्डोमन, क्योंकि वो क्या हो गया, अभी ट्रू पेल्विक ऑर्गन बन गया, वापस अपनी प्री प्रेग्नेंट स्टेज के अंदर आने के लिए वो मूव कर दिया, बट वो पेल्विक ऑर्गन बन गया, एब्डोमेन कैविटी में वो नहीं है। ओके, तो अपना क्या रह जाएगा इसका आंसर? 6 वीक। नेक्स्ट एमसीक्यू, फॉर ए नॉर्मल इंडियन वुमन द एवरेज वेट गेन पर वीक ड्यूरिंग द लेटर मंथ ऑफ प्रेगनेंसी इज। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा है? फॉर ए नॉर्मल इंडियन वुमन के अंदर एवरेज वेट गेन कितना होता है, किस पे? पर वीक पे। अब वो जब वुमन कहाँ पे है अभी? लेटर मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में, मतलब उसका क्या है कि थर्ड ट्राइमेस्टर शुरू हो गया, थर्ड ट्राइमेस्टर में भी लेटर मंथ्स में लाइक 8 मंथ या 9 मंथ के अंदर है, तो उसका यहाँ पे आपसे पूछा है एवरेज वेट गेन किस प्रकार होता है। 0.25 kg पर मंथ, सॉरी पर वीक पूछा आपसे, 0.25 kg पर वीक, 0.5 kg पर वीक, 0.1 kg पर वीक, या फिर 1.5 kg पर वीक। तो किस प्रकार से वेट गेन होता है फीमेल का लेटर मंथ्स के अंदर? तो ये होता है, अपना करेक्ट आंसर क्या होगा? 1 kg पर वीक जो है वो वेट गेन का ये रहता है अपना। ठीक है, 1 वीक पर केजी जो है वो वेट गेन होता है लेटर मंथ्स के अंदर प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू, विच इज नॉट ए फ्रिज ड्राइड वैक्सीन। ऑप्शंस में से कौन सी ऐसी वैक्सीन है जो क्या है? फ्रिज ड्राइड वैक्सीन नहीं है। ऐसी वैक्सीन जिसको फ्रिज के ऊपर अपन फ्रिज में नहीं रख सकते, तो ऐसी कौन सी वैक्सीन है? बीसीजी, येलो फीवर, डीपीटी या फिर मीजल्स? कौन सी वैक्सीन है जो फ्रिज ड्राइड की वैक्सीन की कैटेगरी में नहीं आती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डीपीटी। ठीक है, डीपीटी वैक्सीन जो है वो फ्रीज ड्राइड वैक्सीन नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, हम क्या करते हैं, इसको एडजुवेंट मिक्स करते हैं इसके अंदर। ठीक है, एडजुवेंट मिक्स करते हैं, किस लिए करते हैं अपन? कि ताकि वो क्या करे, गुड पोटेंसी मेंटेन करके रखे या फिर गुड इम्यूनोजेनिसिटी पावर को मेंटेन करके रखे, इसलिए अपन क्या करते हैं, डीपीटी के अंदर एडजुवेंट मिक्स करते हैं। ठीक है, तो एडजुवेंट मिक्स कर दिया डीपीटी के अंदर, तो ये कौन किस प्रकार की वैक्सीन बन गई? फ्रीज ड्राइड वैक्सीन की कैटेगरी में नहीं आती है। अब एडजुवेंट कौन सा मिक्स करते हैं इसके अंदर? तो ये अपन करते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, डीपीटी के अंदर अपन किसको मिक्स करते हैं? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ताकि उसकी पोटेंशियल लंबे टाइम तक बनी रहे, इम्यूनोजेनिसिटी पावर भी उसकी अच्छी हो जाए। इसलिए डीपीटी को हम जब जब कभी भी डीपीटी को अपन फ्रोजन कर देते हैं, तो उसको हमें क्या करना है? डिस्कार्ड करना होता है, कभी उसको काम में नहीं लेना होता है। बाकी की हम कौन सी वैक्सीन को अपन फ्रिज ड्राइड कर सकते हैं? जो कौन सी हो? लाइपोलाइज्ड। ठीक है, लाइपोलाइज्ड वैक्सीन को हम क्या करते हैं? फ्रिज में रख सकते हैं। तो ये कौन कौन सी होती है? बीसीजी, मीजल्स, येलो फीवर। ठीक है, तो ये क्या स्टेबल रहती है, जब कभी ये फ्रोजन होती है तो वहाँ पे वो क्या कर रही थी? स्टेबल रहती है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? फ्रीज ड्राइड वैक्सीन। ठीक है, अब कुछ एमसीक्यू है वो अपन देख लेते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू बात कर लेते हैं टेटनस की। तो टेटनस टॉक्सिड वैक्सीन की डोज क्या रहती है? 0.5 ml इसकी डोज रहती है। रूट क्या रहता है इसका? IM। कई बार पूछा आता है, लगता कहाँ पे ये? अपर आर्म पे। नेक्स्ट कौन सी आती है? BCG। डोज क्या रहती है? 0.1 ml। रूट क्या रहता है? ID, और ये लगता है लेफ्ट अपर आर्म पे। इसके बाद में क्या आता है? DPT एंड हेपेटाइटिस बी। इसकी डोज क्या रहती है? 0.5 ml। रूट क्या है इसका? IM। कहाँ लगता है? वोस्टस लेटरलिस के अंदर ये वैक्सीन लगती है। इसके बाद में क्या है? OPV। डोज क्या रहती है? 2 ड्रॉप। कैसे देते हैं? ओरली। इसके बाद में क्या है? मीजल्स। डोज क्या रहती है? 0.5 ml। रूट क्या रहता है? सबक्यूटेनियसली। कहाँ लगेगा? राइट अपर आर्म पे लगता है। इसके बाद में क्या है? जापानीज एंसेफेलाइटिस। डोज क्या है? सेम डोज है, सेम रूट है, बट ये लगेगा कहाँ पे? ये लगता है लेफ्ट अपर आर्म पे।
ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना, जापान एनसेफेलाइटिस और बीसीजी एक हाथ में लगते हैं, एक ही जगह लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पेंटावेलेंट 0.5 ml कैसा लगता है, IM। तो ये कुछ वैक्सीन है जिनके बारे में आपने फ्रीक्वेंटली MCQs पूछे जाते हैं। नेक्स्ट MCQ, ए पेशेंट नीड्स एन इंट्राडर्मल इंजेक्शन फॉर मोन्टॉक्स टेस्ट। एक पेशेंट है, वो क्या करता है, इंट्राडर्मल इंजेक्शन उसके अंदर मोन्टॉक्स टेस्ट किया जाता है, जो कि कैसा लगता है, इंट्राडर्मल इंजेक्शन, ठीक है। तो मोन्टॉक्स टेस्ट कैसे होता है, इंट्राडर्मली होता है। अपना एक क्वेश्चन तो यहाँ बन गया, अपन पता होना चाहिए ना मोन्टॉक्स टेस्ट कहाँ लगता है, तो इंट्राडर्मली। बट ही करेंटली हैज बायोलेटरल फोरआर्म कास्ट, बट उसके हाथों में क्या हो गया है, यहाँ पे उसके लिए कास्ट अप्लाई कर दिए गए हैं दोनों ही हाथों के ऊपर, मतलब पीओपी से कास्ट कर दिया गया है। हाथ हाथ हो सकता है उसके हैंड फ्रैक्चर हो गए हो, तो उसके यहाँ पे कास्ट अप्लाई कर दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द बेस्ट अल्टरनेटिव साइट। अब इसके लिए बेस्ट अल्टरनेटिव साइट कौन सी होगी इस पेशेंट के लिए। अच्छा क्वेश्चन है, पीजीआई के अंदर 2016 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2016 के अंदर सेम क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखते हैं, एब्डोमेन में लगाएंगे मोन्टॉक्स टेस्ट, या फिर लेटरल अपर आर्म में लगाएंगे, या फिर मीडियल अपर थाई में लगाएंगे, या फिर एंटीक्यूबिटल स्पेस में लगाएंगे। कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा इस MCQ में। तो देखिए, इसके अंदर जो है वो एब्डोमेन, तो यहाँ पे मोर अब इतनी इफेक्टिव साइट नहीं रहती है, क्योंकि एब्डोमेन में क्या है कि फैट यहाँ पे ज़्यादा प्रेजेंट रहती है, ठीक है। और ये लगाना कहाँ पे है, हमारे इंट्राडर्मली लगता है, बट एब्डोमेन साइड में फैट एक्यूमुलेशन ज़्यादा रहता है, तो हम काम में नहीं लेते हैं। लेटरल अपर आर्म में तो कास्ट लग गया, तो भी काम में नहीं लेंगे। एंटीक्यूबिटल पोसा पर भी क्या लग चुका है, कास्ट लग चुका, तो हमारा आंसर क्या बन गया, मीडियल अपर थाई इज द बेस्ट चॉइस फॉर मोन्टॉक्स टेस्ट। क्यों क्यों यहाँ पे क्यों लगाते हैं, क्योंकि एक तो क्या है कि ये कास्ट के बाद में ये मोस्ट कॉमन यहाँ यहीं पे लगाते हैं अपन। दूसरा इसके अंदर क्या है कि नॉट एक्सपोजर टू यूवी लाइट्स, ठीक है। यूवी लाइट्स जो है वो यूवी लाइट्स जो है वो रिजल्ट को फाल्स कर देती है मोन्टॉक्स टेस्ट को, तो अल्ट्रावायलेट लाइट के इतने ये कॉन्टेक्ट में नहीं आता है मीडियल अपर थाई का जो रीजन है, इसलिए इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे अपन बेस्ट साइड अल्टरनेटिव साइड लेते हैं अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शंस, ठीक है। तो नेक्स्ट MCQ अपना क्या है, ए वुमन हैज बीन पुशिंग इफेक्टिवली फॉर 1 hour, ए नर्स शुड डिटरमाइन फिजियोलॉजिकल नीड एट दिस टाइम। आपसे क्या पूछा गया है, फिजियोलॉजिकल नीड, ठीक है, फिजियोलॉजिकल नीड पूछा गया आपसे। और वुमन क्या कर रही है, 1 घंटे से क्या कर रही है, वो पुशिंग एफर्ट डाल रही है, ठीक है, लेबर में है वो, 1 घंटे से वो क्या कर रही है, पुशिंग एफर्ट दे रही है। तो नर्स को क्या डिटरमाइन करना है कि उसको क्या फिजियोलॉजिकल नीड हो सकती है, अभी क्या फिजियोलॉजिकल नीड उसको प्रोवाइड करें। चेंज पोजिशन फ्रीक्वेंटली, एम्बुलेट करें, या फिर कंज्यूम ओरल एंड लिक्विड फूड, या फिर रेस्ट बिटवीन कॉन्ट्रैक्शंस। उसको हम समझाएंगे फीमेल को कि आप क्या करो, कॉन्ट्रैक्शंस के बीच में रेस्ट लेना शुरू करो। कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्शन के लिए आप नहीं आगे बढ़ो, बट आप बीच बीच में क्या करो, एक कॉन्ट्रैक्शन के बाद में आप कंप्लीटली रेस्ट लो, फिर जब दोबारा कॉन्ट्रैक्शन आए तब आपको वापस पुशिंग एफर्ट डालने हैं, ठीक है। बट जब कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ रहा तब आपको पुशिंग एफर्ट डालने की कोई जरूरत नहीं है, तो उस टाइम पीरियड में आप क्या करो, केवल और केवल आपको रेस्ट प्रोवाइड करनी है, ठीक है। आपको फ्रीक्वेंटली पोजीशन चेंज यहाँ पे नहीं करनी होती है, कि मोस्टली यहाँ पे लिथोटोमी पोजीशन करवाते हैं, अगर नॉर्मल डिलीवरी हो रही है तो लिथोटोमी पोजीशन अपन दे देते हैं फीमेल को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पोजीशन चेंज करेगी फ्रीक्वेंटली, तो अगर फ्रीक्वेंट पोजीशन चेंज करेगी तो हो सकता है कि उसके अंदर जो बेबी है उसकी भी पोजीशन चेंज हो गई है, क्योंकि वहाँ पे तो इम्यूनिटी फ्लूइड एकदम हाईएस्ट लेवल पे रहता है, ठीक है। 800 से 1000 ml यहाँ पे इम्यूनिटी फ्लूइड रहता है, तो अगर अंदर अंदर बच्चे की पोजीशन चेंज हो गई तो फिर थोड़ा वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पे ये इतना इफेक्टिव नहीं है जितना क्या रहेगा, रेस्ट बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन इज द बेस्ट आंसर। एम्बुलेंट करवाने से जो मदर को है वो अच्छा महसूस हो सकता है, बट वापस जब कॉन्ट्रैक्शन आएंगे तो वापस को पुशिंग एफर्ट डालना होगा। बट एम्बुलेंट से भी क्या है कि मदर के लिए अच्छा है, बट एम्बुलेंट एट दिस टाइम फिटल के यहाँ पे अच्छा नहीं है। तो रेस्ट बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन एक तो मदर के लिए भी अच्छा है, प्लस इट इज गुड फॉर फिटल वेल बींग। फिटल वेल बींग के लिए क्यों अच्छा है, क्योंकि वो पुशिंग एफर्ट डालेगी तो फिटस के भी हेड पे कॉन्ट्रैक्शन जो कंप्रेशन पड़ता है, तो जब वो वापस वो रेस्ट करेगी तो उसके ब्लड सर्कुलेशन बच्चे के अंदर भी अच्छा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो एक ये अपन ऑप्शन भी रेशनल भी अपन दे सकते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट MCQ, टू इवैल्यूएट ए पेशेंट्स कंडीशन फॉलोइंग कार्डियक कैथेटराइजेशन। हमने क्या किया है, कार्डियक कैथेटराइजेशन किया है पेशेंट में, और अभी क्या करना है, पेशेंट की कंडीशन को इवैल्यूएट करना है। द नर्स विल पाल्पेट द पल्स। अब नर्स कंडीशन इवैल्यूएट करेगी, तो क्या कंडीशन इवैल्यूएट कर रही है, पल्स को पाल्पेट कर रही है। तो पल्स पाल्पेट क्यों करते हैं, अपन ब्लड सर्कुलेशन देखते हैं कि भाई हाँ हमने जो कार्डियक कैथेटराइजेशन किया है वो इफेक्टिवली हुआ कि नहीं हुआ है, वहाँ ने उसने कोई ब्लड को वेसल्स को रेप्चर तो नहीं कर दिया, एक्सट्रीमिटीज
जो एक्सट्रीमिटीज के अंदर जो कैथेटराइजेशन अगर होता है एक्सट्रीमिटीज के थ्रू किया गया तो वहाँ पे प्रॉपर तरीके से ब्लड जो पल्स वगैरह हमें फील हो रही नहीं हो रही है, इसलिए हम क्या करते हैं पेशेंट को इवालुएट करते हैं कंडीशन को। आफ्टर कार्डियक कैथेटराइजेशन नर्स विल पाल्पेट, तो कौन सी कहाँ पे कैसे पाल्पेट करेगी, तो इन ऑल एक्सट्रीमिटी, चारों एक्सट्रीमिटीज के अंदर देखेगी, एट द इंसिजन साइट पे देखेगी, डिस्टल टू द कैथेटर इंसर्शन साइट देखेगी, या फिर अबव द कैथेटर इंसर्शन साइट देखेगी। तो कहाँ पे नर्स पाल्पेट करेगी पल्स को, किस प्रकार असेस करेगी। तो ठीक है, पल्स पाल्पेट के लिए कुछ हमारे पास में यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया है। सबसे पहले पेशेंट को अपन क्या करेंगे, सुपाइन करेंगे या फिर उसको अपन क्या करेंगे फ्लैट पोजीशन देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन क्या करते हैं उसके बाद में डिस्टल टू द कैथेटर इंसर्शन साइट को अपन क्या करते हैं असेस करते हैं पल्स के लिए। तो कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा इसके अंदर, मॉनिटर डिस्टल टू द कैथेटर इंसर्शन साइट को अपन क्या करेंगे मॉनिटर करेंगे, वहाँ के अपन पल्स को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। डिस्टल टू द कैथेटर इंसर्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू। और एट द इंसर्शन साइट पे हम अगर चेक करना तो हम उसके ऊपर अंदर क्या कर सकते हैं हिमेटोमा चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे जो है वो हिमेटोमा तो नहीं बना है। तो ये अपन कुछ इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं चेक कर सकते हैं पल्स को। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डिस्टल टू द कैथेटर इंसर्शन साइट फॉर द कार्डियक कैथेटर हुआ है तो उसके अंदर हम क्या करेंगे ब्लड सर्कुलेशन का पता लगाने के लिए डिस्टल टू द कैथेटर इंसर्शन साइट को हम पता करेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू, द यूटेराइन ब्लड फ्लो एट टर्म पे कौन सा यूटेराइन ब्लड फ्लो होता है, कितना ml यूटेराइन ब्लड फ्लो होता है एट टर्म पे, 50 ml पर मिनट, 100 to 150 ml पर मिनट, 350 to 375 ml पर मिनट, या फिर 500 to 750 ml पर मिनट। कौन सा ml पर मिनट जो है वो ब्लड फ्लो रहता है एट टर्म पे फीमेल में। एट टर्म मतलब क्या हो गया, नियर टू 37 वीक, ठीक है। इस टाइम का पूछा है आपसे, तो क्या रहेगा इसके अंदर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू। 500 to 750 ml पर मिनट जो है वो ब्लड फ्लो होता है एट टर्म पे प्रेगनेंसी के अंदर, ओके। नेक्स्ट, एट अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर कितना रहता है, अगर आपसे पूछे ब्लड फ्लो कितना रहता है अर्ली प्रेगनेंसी, तो 50 ml पर मिनट रहता है, ठीक है। और बच्चे को अंदर फीटस के अंदर ब्लड फ्लो कैसे आता है, DO2 ब्लड किसके द्वारा जाता है, टू अम्बिलिकल का आर्टरीज के द्वारा फीटस को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया जाता है, एंड O2 ब्लड किसके द्वारा दिया जाता है, वन अम्बिलिकल वेन। तो ठीक है, वेन से क्या देता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड किया जाता है, आर्टरी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस लिया जाता है फीटस टू मदर तक, ओके। कंफ्यूज नहीं होना है, यही अपना करेक्ट आंसर होगा। कौन सा आंसर, 500 to 750 ml पर मिनट ब्लड फ्लो रहता है एट टर्म पे प्रेगनेंसीज के अंदर। नेक्स्ट एमसीक्यू, द मीन कार्डिक आउटपुट ऑफ द फीटस इज, फीटस के अंदर जो कार्डिक आउटपुट रहता है वो कितना रहता है, 100 ml पर केजी पर मिनट, 225 ml पर केजी पर मिनट, 350 ml केजी पर मिनट, या फिर 415 ml केजी पर मिनट। कितना रहता है मीन कार्डिक आउटपुट फीटस का। तो कार्डिक आउटपुट अपन कैसे निकालते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, ये अपन कैसे क्या निकल जाएगा अपना कार्डियक वॉल्यूम। किससे पता करते हैं, फीटल कार्डिक आउटपुट को मेजर किससे करते हैं, 2D इको से, ठीक है। क्योंकि फीटस है हमें कैसे बाहर तो है नहीं, तो हम उसका हार्ट रेट वगैरह स्ट्रोक वॉल्यूम को देख लें, तो 2D इको की मदद से अपन ये कर सकते हैं। तो कितना रहता है मीन कार्डिक आउटपुट फीटस का, तो ये रहता है हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 415 ml पर केजी पर मिनट जो है वो फीटस का कार्डिक आउटपुट रहता है। पूछा गया एमसीक्यू है PGI 2016 के अंदर। नेक्स्ट एमसीक्यू, which of the following is a preparation of choice for a patient who has been admitted in emergency department। एक पेशेंट है वो क्या है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है, तो वहाँ पे अपन ने क्या किया, क्या प्रिपरेशन ऑफ चॉइस रहेगा किसके लिए, पेशेंट को इमरजेंसी डिपार्टमेंट, उसको क्या हुआ है, ओपन कंटामिनेटेड इंजरी हुई है उसको। नेक्स्ट, एंड नो रिसेंट हिस्ट्री ऑफ टिटनस इम्यूनाइजेशन, उसको इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री की भी कोई रिसेंट हिस्ट्री नहीं है कि उसको टिटनस का इम्यूनाइजेशन लगा है, टिटनस की वैक्सीन लगी है। तो ऐसे के लिए अपन क्या करेंगे, DPT वैक्सीन देंगे, टेटनस टॉक्सोइड लगाएंगे, या फिर टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन लगाएंगे। क्या करेंगे हम ऐसे कंडीशन में, ओपन कंटामिनेटेड इंजरी है, इंजरी भी किस प्रकार की है, कंटामिनेटेड इंजरी है। दूसरा, अगर आपसे एमसीक्यू में पूछ लिया जाता कि मोर देन 6 आवर की इंजरी है, ठीक है। तीसरा, आपको एमसीक्यू पूछे कि मोर देन 6 आवर जो वुंड
जो डीप है, ठीक है, और जो टिश्यू टीयर हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे तो आपको केवल एक ही यहाँ पे सिनेरियो दिया गया है कि ओपन कंटामिनेटेड इंजरी है, बट और आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि मोर देन 6 आवर की इंजरी है, 1 सेंटीमीटर डीप यहाँ पे कट लगा हुआ है, और जो टिश्यू टीयर भी यहाँ पे हो चुका है, ठीक है, और कंटामिनेटेड ऑन सॉइल भी हो, लाइक जैसे इस ऑप्शन में दिया गया है। तो ऐसी कंडीशंस में आपको इन तीनों में से कुछ भी कंडीशन दे सकता है और एग्जामिनर, और आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि अब क्या करना है, तब भी हमारा सेम ही आंसर रहेगा जो इसके अंदर रहेगा। क्या रहेगा, उसको क्या कर दो, टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन लगा दो उसको, ठीक है। यहाँ पे टिटनेस टॉक्सिन लगाने की नीड नहीं है, आप क्या करो, डायरेक्ट इम्यूनोग्लोबुलिन लगाओ, कि हो सकता है उसको टिटनेस हो, तो टिटनेस हो चुका है तो उसके लिए उसको लिए क्या करोगे आप, इम्यूनोग्लोबुलिन लगाएंगे अपन, तो रेडीमेड एंटीबॉडीज इंट्रोड्यूस करेंगे। तो देखिए इससे क्या एमसीक्यू बनेगा अब आपके, तो इसकी डोज क्या रहती है, 500 टू 6000 इंटरनेशनल यूनिट जो है वो अपन लगाते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो 500 टू 6000 इंटरनेशनल यूनिट अपन लगाते हैं, डॉक्टर्स वगैरह इसको डिसाइड करते हैं कितनी लगानी है, ठीक है। और इसका रूट क्या रहता है, इंट्रामस्कुलर, ठीक है। टिटनेस का जैसा रूट रहता है वही इसका रूट रहता है, ठीक है। अब देखिए ये क्यों लगाते हैं, प्रिवेंट करना है किसके लिए, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाइज ने जो टॉक्सिन्स बनाए हैं उससे प्रिवेंट करता है। तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई कितने प्रकार के टॉक्सिन बनाता है, 2 प्रकार के टॉक्सिन बनाता है, कौन सा, टिटेनोस्पैज्मिन, सेकंड कौन सा है, टिटेनोलाइसिन, ठीक है। एक होता है टिटेनोस्पैज्मिन, दूसरा है टिटेनोलाइसिन। तो जो टिटनेस का इम्यूनोग्लोबुलिन है ये किसके लिए वर्क करता है, टिटेनोस्पैज्मिन के लिए, ठीक है। टिटेनोस्पैज्मिन अगर कोई टॉक्सिन बना है तो ये इसके ऊपर जाके इफेक्टिवली वर्क करता है, ओके। अपन किस एग्जाम में आपसे पूछ ले तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टिटेनोस्पैज्मिन, ठीक है। 2 तरह के टिटनेस जो टिटनाई क्लोस्ट्रीडियम टिटनेस 2 टाइप के टॉक्सिन्स बनाते हैं, पहला क्या है टिटेनोस्पैज्मिन, दूसरा क्या है टिटेनो इम्यूनोग्लोबुलिन, सॉरी टिटेनोलाइसिन। तो टिटेनोस्पैज्मिन के ऊपर मेनली वर्क करता है हमारा क्या, टिटेनस इम्यूनोग्लोबुलिन का, ओके। नेक्स्ट एमसीक्यू, नॉर्मली न्यूबॉर्न लॉस बर्थ वेट इन फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ, ठीक है। फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ के अंदर नॉर्मली जो न्यूबॉर्न है वो कितना बर्थ वेट को लॉस करता है, ऑप्शन 10% ऑफ बर्थ वेट, 5% ऑफ बर्थ वेट, 1% ऑफ बर्थ वेट, या फिर 20% ऑफ बर्थ वेट। कितना बर्थ वेट है वो लॉस करता है, ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, 10% ऑफ बर्थ वेट को लॉस करता है। क्यों करता है, ड्यू टू इमेच्योर किडनी। तो किडनी मेच्योर कब हो जाएगी, 2 ईयर पे, ठीक है। 2 ईयर पे जो किडनी है वो एनाटोमिकली कंप्लीट मेच्योर हो जाएगी, ठीक है। और फिजियोलॉजिकली कितने टाइम में मेच्योर हो जाएगी, जल्दी मेच्योर हो जाएगी। तभी क्या है कि उसका रीगेन भी जल्दी हो जाएगा। रीगेन कितने टाइम पे हो जाता है, 7 to 10 डेज के अंदर अंदर उसका वापस रीगेन भी हो जाता है वेट का। तो ये क्या है, फिजियोलॉजिकली मेच्योर हो रही है यहाँ पे, और यहाँ पे एनाटोमिकली मेच्योर हो रही है। ध्यान में रखना, एनाटोमिकली मेच्योर के बारे में एमसीक्यू पूछा गया है, ओके। नेक्स्ट एमसीक्यू, द इम्यूनिटी डेवलप्ड एज ए रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन। एक इन्फेक्शन हुआ है उसके बाद में पर्सन के अंदर क्या हो गई, इम्यूनिटी डेवलप हो गई। तो ये किस प्रकार की इम्यूनिटी है, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, नेचुरल इम्यूनिटी, या फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी। देखिए ऑप्शन नंबर बी एंड सी तो यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, पैथोजन एंटर हुआ है, एंटर होने के बाद में उसको क्या हुई है, इम्यूनिटी बनी है उसके अंदर। तो इसके अंदर दोनों आंसर ही करेक्ट हो सकते हैं, बट प्रायोरिटी अपन किसको देंगे, ये किस प्रकार की इम्यूनिटी है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर अपन क्या पढ़ते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी पढ़ते हैं, और दूसरा पैसिव इम्यूनिटी पढ़ते हैं, ठीक है। एक्वायर्ड के अंदर हम एक्टिव पढ़ते हैं। अगर यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे कुछ मॉडिफाई रहता है कि आपसे पूछ लेता कि भाई नेचुरल पैसिव पूछ लेता आपको, या फिर इनमें से कुछ और ऑप्शन रहता तो अपना डायरेक्ट आंसर ही जाता, ठीक है। बट ये प्रायोरिटी अपन किसको देंगे, एक्वायर्ड इम्यूनिटी को यहाँ पे प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि ये एक्वायर कर रहा है, पर्सन खुद काम कर रहा है, ठीक है। एक्वायर के अंदर क्या आता है, एक्टिव आता है एंड पैसिव आता है, ठीक है। तो अपना प्रायोरिटी आंसर क्या जाएगा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये, ओके। नेक्स्ट एमसीक्यू, इंजेक्शन एंटी डी शुड बी गिवन फॉलोइंग आर एच पॉजिटिव डिलीवरी मदर, ठीक है। आर एच पॉजिटिव डिलीवरी विद इन, एक आर एच पॉजिटिव डिलीवरी हुई है, ठीक है, उसमें अपन को क्या लगाना है, एंटी डी इंजेक्शन लगाना है। तो कितने टाइम के अंदर अंदर देना है, 6 आवर, 24 आवर, 72 आवर्स, या फिर 7 डेज।
कितने टाइम में जो है हमें एनटीडी इंजेक्शन लगा देना है मदर को। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, RH पॉजिटिव डिलीवरी हुई है मदर, मतलब क्या है, फीटस क्या है, RH पॉजिटिव, एंड मदर क्या है, RH नेगेटिव। अब एमसीक्यू डायरेक्ट इसी से बना हुआ है कि एंटीडी इम्यूनोग्लोबुलिन अपन किस वजह से लगाते हैं, किस लिए लगाते हैं। उसमें मदर के ऑप्शन में देंगे आपको कि मदर RH पॉजिटिव है, मदर RH नेगेटिव है, फीटस RH पॉजिटिव है, फीटस RH नेगेटिव है, ऐसे सिनेरियो बना के आपको ऑप्शन देगा। ठीक है, तो इसको याद रखने के लिए क्या करना है आपको कि फीटस पॉजिटिव होता है मतलब क्या है, बच्चा है, तो बच्चा ऊपर वाले की, भाई वो बोलते हैं ना बच्चा तो भगवान की देन है, तो वो आप समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो बच्चे अगर भगवान की देन है, ऊपर वाले की देन है, तो मतलब बच्चे मन के सच्चे, मतलब बच्चे क्या है, हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, मतलब अपने मन से भी पॉजिटिव रहते हैं, सबका अच्छा ही सोचते हैं, किसी के बारे में गलत नहीं सोचते, उनको पता नहीं होता अच्छा बुरा का, तो अपनी तरफ से तो अच्छा ही समझते हैं हर एक चीज़ को कि भाई ये सब चीज़ अच्छी होगी, बेहतर होगी उसके लिए। तो बच्चे हमेशा क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। इसलिए आप कभी नहीं बोलोगे, इस तरीके से याद करोगे तो फीटस हमेशा पॉजिटिव आता है, मदर हमेशा नेगेटिव आई, तो क्या हो जाएगा, जो RH इनकम्पेटिबिलिटी हो जाएगी यहाँ पे। तो इसको ट्रीट करने के लिए अपन क्या करते हैं, एंटी-डी इम्यूनोग्लोबुलिन का अपन क्या करते हैं यहाँ पे यूज में लेते हैं। ठीक है, तो ये किसको लगता है, सबसे पहला एमसीक्यू किसको देते हैं, बच्चे को देते हैं, मदर को देते हैं, तो ये लगाते हैं किसको है, मदर को लगाते हैं। सब फर्स्ट एमसीक्यू क्या है, मदर को लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि मदर के अंदर ही क्या हो रही है, RH नेगेटिव RH पॉजिटिव के अंदर क्या है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, मदर के अंदर RH पॉजिटिव से रिलेटेड यहाँ पे एंटीबॉडी बन जाती है, क्योंकि फीटस क्या RH पॉजिटिव। अब नेक्स्ट टाइम पे जब कभी भी फीटस आया, वो बेचारा वापस पॉजिटिव निकल गया। ठीक है, फीटस अगर नेगेटिव है तब तो कोई बात नहीं है, बट अगर वापस वो पॉजिटिव निकल गया तो इसके ऊपर ये जो एंटीबॉडीज बन गई है ये इसके ऊपर एक्शन करेगी, और फीटस के अंदर क्या हो जाएगा, एनीमिया, एंड एनीमिया होकर लास्ट में फीटस क्या हो सकता है, डाई हो सकता है। तो इस ट्रीट को प्रिवेंट करने के लिए मदर को क्या लगा देंगे अपन, एंटी-डी इम्यूनोग्लोबुलिन का इंजेक्शन देंगे। इसको अपन क्या बोलते हैं, रोगाम। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, रोगाम भी इसको हम कहते हैं। तो ये लगा, सबसे पहला एमसीक्यू क्या हो गया, एंटी-डी रोगाम लगाते हैं। ओके, नेक्स्ट कितने टाइम में लगाना है, 72 आवर्स के अंदर अंदर आफ्टर डिलीवरी हमें लगा देना है। आंसर क्या हो गया करेक्ट, 72 आवर्स। इसके बाद में नेक्स्ट एमसीक्यू, रूट क्या रहता है पूछा हुआ है, तो रूट क्या है इसका, IM रूट रहता है। ठीक है, डोज, नेक्स्ट एमसीक्यू क्या बनेगी इसकी, डोज से, डोज कई बार पूछी हुई है, तो 300 माइक्रोग्राम से 1500 इंटरनेशनल यूनिट, ये भी अपन क्या डोज इसको प्रोवाइड करवा सकते हैं, IM लगाएंगे। दूसरा एमसीक्यू, ये तो हो गया कब, जब पोस्ट डिलीवरी। दूसरा एमसीक्यू क्या है, ये प्रोफाइलेक्टिकली अपन कब लगाते हैं, अगर कोई फीमेल है उसको यहाँ पे खतरा है कि उसके तरह से वेजाइनल ब्लीडिंग वगैरह हो गई है प्रेगनेंसी टाइम के अंदर, तो उस टाइम पे भी अपन क्या करते हैं, अपन ये एंटी-डी इम्यूनोग्लोबुलिन लगाते हैं। अबॉर्शन होता है उस टाइम भी लगाते हैं, क्योंकि अबॉर्शन हुआ है तो हो सकता है उसके अंदर RH इनकम्पेटिबिलिटी हो गई, बच्चा डेड हो गया हो, है ना। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर भी अपन RH एंटी-डी लगाते हैं अपन। तो प्रोफाइलैक्सिस के लिए अपन कब देते हैं, तो 28 वीक पे। एमसीक्यू पूछा हुआ है, ध्यान में रखना कि एंटी-डी का इंजेक्शन प्रोफाइलेक्टिकली लगाना है, कब लगाना है, तो 28 वीक्स पर अपन लगा सकते हैं। दूसरा, आफ्टर प्रेगनेंसी 72 आवर्स के अंदर अंदर तो हमें लगाना ही है। ठीक है, थर्ड इसका रूट क्या है, फोर्थ इसका डोज क्या है, किसको लगाते हैं, मदर को लगाते हैं। किससे बचता है ये फीटस को अंदर एनीमिया होने से प्रिवेंट करता है, RH इनकम्पेटिबिलिटी होने से प्रिवेंट करता है। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, आई होप अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो। नेक्स्ट एमसीक्यू, ART dose ART dots linkage is being established at all। जो एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी और डोट्स का जो लिंकेज सिस्टम है ये कहाँ पे एस्टाब्लिश किया जाना चाहिए, हेल्थ केयर सेंटर पे, ART सेंटर पे, ART सेंटर अंडर एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, नेक्स्ट हॉस्पिटल्स, डी TB सेंटर। कहाँ लगता है ये, कहाँ एस्टाब्लिश किया जाता है, ART एंड डोस लिंकेज को कहाँ अपन एस्टाब्लिश कर सकते हैं, पूछा गया एमसीक्यू है PGI के अंदर, तो ध्यान में रखना। तो ये अपन लगा सकते हैं एंटी रेट्रोवायरल सेंटर अंडर एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर। हम क्या करते हैं, पेशेंट को TB और ART की थेरेपी अपन एक साथ देते हैं। अगर किसी पेशेंट को TB है और HIV दोनों का साथ में डायग्नोस हुआ है तो पहले अपन TB की ड्रग देंगे, उसके बाद में उसका HIV का ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जो अपन कभी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस के अंदर जब कभी हम ये टॉपिक लेंगे। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, और ऐसे मैंने इन दोनों के बारे में, ड्रग्स के बारे में कंप्लीटली मैंने आपको पढ़ा रखा है। ट्यूबरक्लोसिस की ड्रग पढ़ा रखी है मैंने, ART की ड्रग पढ़ा रखी है, कौन सी मोस्ट कॉमन, कौन सी अपन मोस्ट इफेक्टिव ड्रग होती है, कौन सी प्रेगनेंसी में अवॉइड करनी है, कौन सी प्रेगनेंसी में देनी है, कौन सी स्टेरॉइड लेता है पर्सन उसमें अवॉइड करनी है, कौन सी रेट्रोवायरल थेरेपी के बारे में बता रहा हूँ। ये सब चीज़ें मैंने प्रीवियसली क्लासेस के अंदर पढ़ा रखा है। ओके,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, द वैक्सीन यूज्ड फॉर प्रिवेंशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर से प्रिवेंट करने के लिए कौन सी वैक्सीन को काम में लेते हैं? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन, एचपीवी वैक्सीन, या फिर आईजीजी इम्यूनोग्लोबुलिन को लगाते हैं, या फिर हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लगाएंगे, या फिर बीसीजी वैक्सीन लगाएंगे। तो कौन सी वैक्सीन काम में लेते हैं अपन सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए? तो देखिए ये वैक्सीन कौन सी होती है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, क्योंकि यही वायरस मोस्ट कॉमन कॉज करता है किसको, सर्वाइकल कैंसर को। ठीक है, सर्वाइकल कैंसर को मोस्ट कॉमन कॉज कौन करता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। एचपीवी रेस्पॉन्सिबल फॉर सर्वाइकल कैंसर। इसके लिए इसके अपोजिट ही अपन एक वैक्सीन बनाएंगे ना, तो इस वैक्सीन को क्या कहते हैं, इससे एमसीक्यू बना है, वैक्सीन को क्या कहते हैं? एचपीवी वैक्सीन तो होगी, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के लिए वैक्सीन बनाई है, इसका एक स्पेशली नाम दिया गया था, वो क्या नाम है, पहले क्या नाम था इसका, गार्डसिल, जो किससे बनाई गई थी, यूनाइटेड स्टेट्स से। ठीक है, पहले नहीं, अभी भी चल रही है वैक्सीन, बट अभी इंडिया ने खुद ने वैक्सीन इन्वेंट कर ली है। इंडिया ने कौन सी वैक्सीन की, क्या नाम दिया उसका, सर्वावेक। ठीक है, सर्वावेक वैक्सीन बनाई है इंडिया ने, तो किसके लिए इफेक्ट आती है, सर्वाइकल कैंसर के लिए काम करती है। कब लगती है, ये एग्जाम में पूछा गया है, कब लगाते हैं इसको? तो एज ग्रुप क्या रहता है, 9 to 13 ईयर्स एज जो गर्ल्स रहती है उनके अंदर ये हम वैक्सीन को लगाते हैं। ओके, ध्यान में रखना, 9 to 13 ईयर एज ग्रुप वाली जो गर्ल्स होती है इनके अंदर अपन इसको काम में लेते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा आज का, द फर्स्ट पर्सन बिकमिंग सिक इज एन इन एन एपिडेमिक इज कॉल्ड, किसी एपिडेमिक के अंदर कोई पहला पर्सन है वो सिक हुआ, उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी केस, सेकेंडरी केस, कॉन्टैक्ट केस, या फिर इंडेक्स केस? फर्स्ट पर्सन बिकमिंग सिक इन एन एपिडेमिक, कौन सा आंसर हमारा करेक्ट रहेगा? तो देखिए एपिडेमिक क्या होता है, सबसे पहले इसको हम इसे ही देख लेते हैं। एपिडेमिक क्या होता है, एपिडेमिक का मतलब होता है सडन आउटब्रेस्ट ऑफ डिजीज, किसी भी डिजीज कंडीशन का सडनली फैलना, उसको अपन क्या बोलते हैं, एपिडेमिक। दूसरा एक टर्म आपने और सुनी होगी, इसको बोलते हैं एंडेमिक। एंडेमिक का मतलब एंड ही नहीं है उस डिजीज कंडीशन का उस जियोग्राफिकल एरिया के अंदर। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एंडलेस, एंडलेसली वहां पे प्रेजेंट रहती है, इसको हम क्या बोलते हैं, एंडेमिक। ठीक है, इसके बाद में थर्ड वन क्या है, पैंडेमिक, जो वर्ल्ड वाइड एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पहुंच जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पैंडेमिक। तो ये हो गया। अब देखिए एपिडेमिक के अंदर कोई पहला पर्सन जो सिक हुआ है उसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी केस, सेकेंडरी केस, कॉन्टैक्ट केस, या फिर इंडेक्स केस। पूछा हुआ एमसीक्यू है, आंसर क्या बन जाएगा, इंडेक्स केस। ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा, इंडेक्स केस। इंडेक्स केस इज द फर्स्ट पर्सन, वो भी कौन सा डॉक्यूमेंट हुआ है वो। ठीक है, फर्स्ट पर्सन डॉक्यूमेंट इन द एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। जब हम कभी भी एपिडेमियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं उसके अंदर फर्स्ट पर्सन जो डॉक्यूमेंट होता है, जो डिजीज कंडीशन लेके आता है यहाँ पे, उसको हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स केस। नेक्स्ट क्या है, क्या पूछा आपसे, प्राइमरी केस। तो प्राइमरी केस क्या होता है, प्राइमरी केस का आप इस तरह समझ सकते हो कि उसको क्या है, सबसे पहले सिम्टम आए, सिम्टम आने के बाद में उसने जो 1% टू अनदर पर्सन फैलाना उसको स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्राइमरी केस। सेकेंडरी केस का क्या मतलब होता है, जो प्राइमरी केस के क्लोज कॉन्टेक्ट में आते हैं वो ऐसे केस को क्या कहते हैं अपन, सेकेंडरी केस। ठीक है, दोनों से मिलता जुलता ही है, कॉन्टेक्ट केस ऐसी कोई टर्म नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है अपना ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा आज का, मोस्ट अप्रोप्रिएट एज फॉर अर्ली प्राइमरी इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट टीबी, डीपीटी, पोलियो, मिजल्स एंड हेपेटाइटिस बी। मोस्ट अप्रोप्रिएट एज क्या रहती है अर्ली प्राइमरी इम्यूनाइजेशन की, वो भी किसके लिए, टीपीटी, डीपीटी, पोलियो, मिजल्स, हेपेटाइटिस बी। बर्थ टू 6 मंथ, बर्थ टू 9 मंथ, बर्थ टू 1 ईयर, या फिर बर्थ टू 18 मंथ्स। कितने टाइम पीरियड के अंदर अंदर जो है हमें ये डोज जो है वो लगा देनी चाहिए? तो इसके अंदर अपना आंसर क्या बन जाएगा करेक्ट, बर्थ टू 9 मंथ के अंदर अंदर ये सारी डोज जो है वो एक बार तो लग ही जानी चाहिए। मतलब सबसे पहली डोज टोटली ये कितना टाइम तक लग जानी चाहिए, बर्थ टू 9 मंथ के अंदर अर्ली प्राइमरी इम्यूनाइजेशन हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये ड्रग्स किसके अंदर काम में ली थी हमने, ईपीआई के अंदर, एक्सपांडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन के लिए लिया था। ठीक है, तो कौन ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया इसके अंदर, बर्थ टू 9 मंथ। नेक्स्ट एमसीक्यू, ईपीआई इंक्लूड ऑल वैक्सीन एक्सेप्ट एक्सपांडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, सारी वैक्सीन को इसने इंक्लूड किया है एक को छोड़ के। वैक्सीन कौन सी है, डीपीटी, एमएमआर, बीसीजी,
पोलियो। कौन सी वैक्सीन को जो है वो ईपीआई के अंदर काम में, जब ईपीआई लॉन्च हुआ था उसके अंदर अंदर उसको इंक्लूड नहीं किया था। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, एमएमआर, ठीक है। मीजल्स मम्स रूबेला जो कंबाइंड वैक्सीन आती है, इसको ईपीआई के अंदर काम में नहीं लिया था। मीजल्स को लिया था बट एमएमआर को, टीके को यहाँ पे काम में नहीं लिया था, ठीक है। तो ईपीआई का जो प्रोग्राम है वो इंडिया के अंदर स्टार्ट कब हुआ था? इंडिया के अंदर स्टार्ट होता 1978 में, एंड डब्ल्यूएचओ के द्वारा कब स्टार्ट किया गया था? 1974 में वर्ल्ड वाइड शुरू हुआ था। इंडिया में कब हुआ था? 1978 के अंदर। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? वैक्सीन फॉर ऑल चिल्ड्रंस। कौन कौन सी वैक्सीन थी इसके अंदर? बीसीजी, डीपीटी, पोलियो, मीजल्स, ठीक है। तो सारी जो 6 प्रकार की, बीसीजी, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनस, पोलियो एंड मीजल्स, ठीक है। तो ये टोटल 6 किलर डिजीज के अगेंस्ट जो है वो फर्स्ट इम्यूनाइजेशन चलाया था। ओके, तो इसका अंदर हमारा कौन सा वैक्सीन नहीं था? एमएमआर का टीका इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया था। तो इसी के साथ ही आज की अपनी क्लास को कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो लेक्चर्स अच्छा लगा हो, क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हो। कुछ डाउट्स वगैरह हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और वो एक इम्यूनिटी वाला क्वेश्चन जो मैंने इसके अंदर पुट ऑन किया है, तो उसका मैंने उस एक्टिव इम्यूनिटी भी रखा है और एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी रखा है, क्योंकि सेम क्वेश्चन पूछा गया था। उस क्वेश्चन के अंदर आंसर क्या माना गया था? एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। क्यों माना गया था? क्योंकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज अ मेजर इन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी का टाइप होता है एक्टिव एंड पैसिव, तो वो उसके अंदर आप ध्यान में रखिएगा। और इम्यूनिटी के बारे में मैंने कंप्लीट क्लास ले रखी है पीछे, मैंने जिसके अंदर आपको पढ़ाया मैंने सेल इम्यूनिटी किसका कहते हैं, कौन सी ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है, किस प्रकार प्लाज्मा एंटीबॉडीज इम्यूनिटी बनाती है, कौन सी एक्टिव पैसिव, मदर टू फीटर, सारी इम्यूनिटी के बारे में मैंने पढ़ा रखा है प्रीवियस क्लासेस के अंदर। जिस भी स्टूडेंट ने क्लास ली है तो उसको पता हो कि वो कौन से वो उसका लिंक जो है वो कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकता है, और हम भी उसको शेयर कर देंगे। अगर किसी को इम्यूनिटी की क्लासेस लेनी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि इम्यूनिटी वाली क्लास का वीडियो लिंक शेयर कीजिए। हम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे वहाँ पे। ओके, तो आशा करता हूँ कि आपका जैसा एसजीपीजे का एग्जाम का एक्सपीरियंस रहा हो, तो उसके अंदर हमने टेस्ट सीरीज वगैरह लॉन्च की थी, पीजीआई के लिए भी हमने चला रखी है, तो वहाँ पे भी हमने अफोर्डेबल प्राइस रखी है टेस्ट सीरीज की। जो भी स्टूडेंट बाय करना चाहे तो उसको कंसिडर कर सकता है। एंड थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।